हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी एंड टीनेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पीजीटी साइकोलॉजी 17 अगस्त का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके आंसर के को डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अवधान के निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है। हु प्रोपाउंडेड फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी ऑफ अटेंशन। तो जो इसका सही आंसर है, आपका ट्रिजमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्रिजमैन। 4 ऑप्शन है, ए है ट्रिजमैन है, बी है ब्रैडवेंट है, सी है मूरे, डी है शेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिजमैन है। ट्रिजमैन की जो थ्योरी है, ये एक महिला मनोवैज्ञानिक थी और इन्होंने जो है कि फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी दी थी। और जो ब्रैडवेंट है, ब्रैडवेंट की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी को हम लोग फिल्टर थ्योरी कहते हैं, जो कि इन्होंने दिया था 1958 में। और इन दोनों की जो थ्योरी है बॉटल नेक थ्योरीज़ के अंतर्गत आती हैं। बॉटल नेक थ्योरीज़ के अंतर्गत इन दोनों की थ्योरी को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ट्राइजमैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारी गेंदों को खोने के बावजूद एक लंबा सीधा प्रहार की प्रत्याशा गोल्फर को खेल में बनाए रखता है। यह कथन निदर्शन करता है। ऑप्शन है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, बी है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, सी है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, डी है कंप्लीट रीइंफोर्समेंट। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है ये आपका इनेट होता है और ऑटोमेटिक होता है, बायोलॉजिकल बेस्ड होता है। जैसे फूड है, हंगर है, थर्स्ट है, ये हमारा प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की, तो ये हमारा क्या होता है, गौड़ होता है, गौड़ पुनर्बलन। जो कि अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट ड्राइव्स कीप्स अ गोल्फर एट द गेम डिस्पाइट मैनी बॉल्स लॉस्ट। दिस स्टेटमेंट इलिस्ट्रेट, यानी कि कई चांस खोने के बाद भी सीधे प्रहार की प्रत्याशा गोल्फर को खेल में बनाए रखता है। यह कथन, जहाँ तक सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं या आंसर्स, ये हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी आयोग जो भी आंसर की जारी करता है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स चेंज हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि केवल हम लोग संभावित उत्तरों की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। गौड़ पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में संगणक सहायक निर्देश में के सिद्धांत सन्निहित होते हैं, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ, पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात आपको पता होगा, पेवलोव ने की है। ठीक है। और ये टोटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बेस्ड है। कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस की बात इन्होंने की है, रिस्पांस की बात की है। और अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है। ठीक है। और प्रोग्राम लर्निंग की बात करते हैं, इसमें स्किनर ने काफ़ी योगदान दिया है। तो इसमें ये लिखा है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये जो दिया गया था ये सिस्टम, और इसके बारे में ज़्यादातर बात की है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और इसमें क्या है कि स्किनर ने बताया था, प्रोग्राम लर्निंग की काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो इसका जो सही आंसर है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ये नहीं होगा। ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, ओनली 2 इज़ करेक्ट, ये इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर इसको देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस प्रकार के लोग प्रतिबल का अनुभव ज़्यादातर करते हैं? प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस होता है। विच टाइप ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस स्ट्रेस मोर ऑफन? टाइप डी पर्सन, टाइप ए पर्सन, सी ऑप्शन है टाइप ई पर्सन, डी ऑप्शन है टाइप बी पर्सन। तो देखिए, जो स्ट्रेस है वो टाइप डी पर्सन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम इन लोगों में होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, टाइप डी पर्सन में क्रॉनिक स्ट्रेस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, टाइप डी पर्सन्स। इसके अलावा जो आपका टाइप ए पर्सन्स हैं, इनमें कोरोनरी हार्ट डिसीज,
CHD की प्रॉब्लम पाई जाती है। टाइप ई पर्सन क्या होते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। और टाइप बी पर्सन जो होता है बहुत काम माइंड का होता है, काम मिजाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोशा शाही धब्बा परीक्षण के प्रत्युत्तर से निम्नलिखित प्रतिबिंबित होता है, यानी इन डिशॉर्क इंक ब्लड टेस्ट रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट व्हाट। ए ऑप्शन है आर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आर इनर एक्सपीरियंस, आर इनर फीलिंग्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फीलिंग्स। तो देखिए जो रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट है आपको पता होगा, हरमन रोशार्क ने दिया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट और 5 रंगीन। तो इस टेस्ट का जो पर्पस होता है हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फीलिंग्स को पता करने के लिए होता है, रिस्पॉन्सिव रिफ्लेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है, होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, मनोयौन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम है, यानी दीज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, या सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। साइको एनालिटिक थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो सिगमंड फ्रॉइड की ये थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी। इन्होंने 5 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को बांटा है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ये 5 स्टेज क्रमानुसार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, समीप स्थित लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए समन्वय की क्रिया में आंखों की एक दूसरे की ओर करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यानी कि आंखों को एक दूसरे की ओर प्रवृत्ति केंद्रित करने की प्रवृत्ति का मतलब इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंस, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ द आइज टू टर्न टुवार्ड्स ईच अदर इन अ कोऑर्डिनेट एक्शन टू फिक्सेट ऑन टारगेट्स लोकेटेड नियर बाई इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा, कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी कि केंद्रित करना। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, पॉइंट आउट करना, लोकेट करना। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचना या फैलना। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, शारीरिक प्रक्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण के सिद्धांत के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है साइकोसोमेटिक मेडिसिन, बी है कॉग्निटिव मेडिसिन, सी है बिहेवियरल मेडिसिन, डी है ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन। तो देखिए जो ह्यूमनिस्टिक मेडिसिन होता है ये इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी होती है ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस पे ज़्यादा जोर देती है। बिहेवियरल मेडिसिन क्या होता है, हमारा CNS और ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कई ढेर सारी माल रजिस्टर्ड जो हमारे बिहेवियर होते हैं उस पर जोर देता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। तो इसका वॉलेंट्री कंट्रोल की अगर बात की जा रही तो ये 2 ऑप्शन है, इसमें से कन्फ्यूज़न है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें देखिए अगर सोमेटिक फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल या वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम SNS के द्वारा गवर्न होता है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो साइकोसोमेटिक मेडिसिन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें जो है साइको टर्म जुड़ा है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लिटिल बिट। और बाकी अगर हम कॉग्निटिव मेडिसिन की बात करें तो ये भी जो है हमारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए या बी इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आंसर सही हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए साइकोसोमेटिक मेडिसिन होना चाहिए ए। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर की देता है, ए या बी में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिगामी स्मृति भ्रंश में निम्न में से किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, यानी रेट्रोग्रेड एमनीशिया। देखिए एमनीशिया मैंने बताया था आपको स्मृति लोप जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पर पश्चिगामी रेट्रोग्रेड एमनीशिया की बात कर रही है तो कर रहे हैं तो इसका क्या सिम्टम्स होता है, इसमें सिम्टम्स ये होता है भूलने की समस्या होती है, जैसे प्रॉब्लम्स विद रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल, यानी पहले से जो इंसान याद किए रहता है या जो पेशेंट पहले से याद किए रहता है वह उसको भूल जाता है, यानी कि ये एमनीशिया होने के पहले की जो घटनाएं होती हैं इंसान उसको इसमें भूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, जब व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को देखते हैं तो आकार का आकलन के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, बी है ऑब्जेक्ट, सी है कंप्रोमाइज बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट्स, डी है सेंसरी फीचर्स। तो इसका देखिए जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। सेंसरी फीचर्स के द्वारा जो है इंडिविजुअल लुक एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट साइज इज जज्ड, है ना, यानी कि हमारे सेंसेस के थ्रू जो है कि किसी भी वस्तु का परसेप्शन करते हैं हम और उसको जज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39,
परीक्षार्थी की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव कहलाता है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टेस्टर ऑन रिस्पॉन्सेज ऑफ टेस्टी इज नोन एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या सेकंड जनरल मोटिवेशन फीडबैक। तो इसका जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी ये भी सही लग रहा है काफ़ी हद तक, और जनरल मोटिवेशन फीडबैक ये भी जो है कि काफ़ी हद तक सही ऑप्शन है। तो अगर हम सही बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है सही होने का, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि परीक्षार्थी की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव कहलाता है, यानी आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी और सामान्य परिणात्मक प्रतिपुष्टि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है परीक्षा में उसके प्राप्तांक उतने ही अधिक होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? यानी कि ये कोरिलेशनल मेथड को दर्शाता है, या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड, या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, या पार्टिसिपेंट। तो देखिए इसका जो सीधा संबंध है, आपने डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो स्टूडेंट जितना पढ़ेगा उसका स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ये डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेंगे उतना ही आपका जो लाइफ स्पैन है क्या होगा, लाइफ स्पैन कम होता चला जाएगा। तो ये कोरिलेशन की बात हो रही है क्वेश्चन में, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये भी है कि स्टूडेंट जितना पढ़ेगा उसका नंबर उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, उसे प्राप्तांक उतने ही अधिक पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होना चाहिए, कोरिलेशनल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतर्नोद निम्नलिखित कथन में दर्शाया गया है? जीवन में नीरसता का अनुभव होने पर व्यक्ति उत्तेजक उद्दीपकों को ढूंढते हैं, यानी विच ऑफ द ड्राइव इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग मोनोटोनी इन लाइफ सीकिंग एक्साइटिंग स्टिमुली, एक्सप्लोरेटरी ड्राइव, एग्रेसिव ड्राइव, फियर ड्राइव, या बायोलॉजिकल ड्राइव। देखिए बायोलॉजिकल ड्राइव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ड्राइव हमारे क्या होते हैं, बेसिक नीड हमारी, फूड, हंगर, थर्स्ट जो भी है। फियर ड्राइव क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, जीवन में निरस्ता का अनुभव होने पर व्यक्ति कैसे उद्दीपकों को ढूंढते हैं। अग्रेसिव ड्राइव ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये नेगेटिव टर्म है, ये तीनों इसको छाट दीजिए। तो आपका जो बचा एक्सप्लोरेटिव या अन्वेषणात्मक या डिस्कवरी ड्राइव कह सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लोरेटरी ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तियों की शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्डन ने दिया था। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू पर्सनैलिटी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड, दैट इज शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इज। देखिए निरीक्षणात्मक अध्ययनों में व्यवहार के परिणामीकरण का आधार है, यानी कि हम क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं बिहेवियर का, फ्रीक्वेंसी मेथड भी यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, इंटरवल मेथड भी यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कैसे भिन्न है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी से भिन्न है, कैपेसिटी के आधार पर, रिहर्सल के आधार पर, कोडिंग के आधार पर। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। कैपेसिटी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कम कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा होती है। रिहर्सल का मेथड थोड़ा सा चेंज है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। कोडिंग भी कुछ अलग तरीके की है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वस्तुओं को और उनके अर्थ को पहचानने में असमर्थता मस्तिष्क में क्षरण की विशेषता है, यानी कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर मीनिंग ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। तो देखिए इसमें क्या है, अग्राफिया में लिखने की क्षमता गड़बड़ होती है, ठीक है, एलेक्सिया में पठन अक्षमता का गड़बड़ होता है, और एग्नोसिया में संवेदन लोब सेंसेस काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो वस्तुओं को और उनके अर्थ को पहचानने में, यानी कि हम उसके अर्थ को नहीं पहचान पा रहे हैं, वस्तु को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो एमनेशिया है, स्मृति लोप, भूलने की बीमारी, ये इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए, यानी एवरी सिलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, यानी कि किसी भी चयन कार्यक्रम की जांच पड़ताल के लिए
क्या निर्धारण किया जाना चाहिए? कार्यक्रम की संगतता, जनरलाइजेबिलिटी या प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, जिससे कि क्या हो कि उस प्रोग्राम का रिजल्ट चेंज ना हो और उस प्रोग्राम को जितनी बार कंडक्ट किया जाए वो हर बार सक्सेसफुल हो। तो कंसिस्टेंसी जो है बेस्ट ऑप्शन लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी आयोग क्या आंसर देता है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मानवीय व्यवहार किससे संचालित होता है? ठीक है, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। व्हाट ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी आपको पता होगा एल्बर्ट बंडूरा ने की थ्योरी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, ऑप्शन ए है इंटरनल फोर्सेस, बी है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, सी है एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, डी है एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो एल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने जो है कि ज़्यादा जोर दिया कंसिक्वेंसेस पे, यानी परिणामों पर। और कौन से परिणाम? प्रत्याशित परिणाम या फिर आने वाला परिणाम, भविष्योन्मुखी परिणाम। तो जो ऑप्शन नंबर सी है एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो है ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करता है अकॉर्डिंग टू डू सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे कौन से दो तरीके हैं जिनसे मानसिक विकारों का उपचार हो सकता है? तो ऑप्शन ए है हिप्नोसिस एंड काउंसलिंग, बी है साइकोथेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी, सी है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, डी है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हिप्नोसिस के द्वारा भी किया जा सकता है, काउंसलिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, साइकोथेरेपी भी यूज़ होती है, बायोमेडिकल थेरेपी भी यूज़ होती है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी कुछ हद तक यूज़ होता है, और मेडिसिन्स तो होती हैं जब थोड़ा क्रॉनिक हो जाता है और जब प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, साइकोथेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या ऑप्शन आंसर आता है। 49 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 5 महान घटकों में से नहीं है? तो जो बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है सबमिसिवनेस, बी है एग्रीबलनेस, सी है एक्सट्रोवर्जन, डी है ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखिए जो नीचे के 3 हैं ये बिग 5 फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, यानी बिग 5 फैक्टर में ये तीनों चीज़ें आती हैं। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है सबमिसिवनेस या वशीकृत, ये बिग 5 फैक्टर में नहीं है और इसमें नहीं पूछा गया है कि विच वन फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग 5 फैक्टर। तो सबमिसिवनेस ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि अ चेंज इन बिहेवियर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज रेदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ इनसाइड एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट, प्लेसबो इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ इनकरेजमेंट। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट होना चाहिए इसका सही आंसर। बाकी देखते हैं क्या आती है आंसर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। निरीक्षणात्मक अधिगम के एक विश्लेषण में स्वीकार किया कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी कि पुनर्बलन जो है व्यवहार को प्रभावित करता है। सेकेंड है इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू यूज देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, थ्रू दिस दे कैन चेंज देयर बिहेवियर विद कॉग्निटिव रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। यानी कि देखिए दोनों बातें सही लग रही हैं। पुनर्बलन सिद्धांत व्यवहार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है 100%। और व्यक्तियों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा संज्ञानात्मक पुरस्कार और दंड के साथ व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी 100% ट्रू है। तो यानी कि जो इसका सही आंसर होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की क्षमताओं का अध्ययन किस अध्ययन का केंद्र बिंदु है? यानी विच थ्योरी फोकसेस अपॉन द स्टडी ऑफ पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखिए ऑप्शन ए है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बी है कॉग्निटिव थ्योरी, सी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, डी है साइको डायनेमिक थ्योरी। तो जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होती है ऑप्शन नंबर ए, ये पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स को फोकस करती है। मानवतावादी सिद्धांत जिसे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके द्वारा काफ़ी इस पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
उत्दोलन वक्र के किस स्तर पर अवधान सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यानी ऑन विच लेवल ऑफ अराउजल कर्व अटेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव, एट द लोअर लेवल ऑफ अराउजल कर्व, बी है एट द हायर लेवल, सी है एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व और डी है आपका एट द लोअर एंड हायर लेवल ऑफ अराउजल कर्व। तो देखिए जो अराउजल कर्व जब भी बनता है वो उल्टा यू आकार का बनता है और यहाँ पर जो होता है आपका अराउजल कर्व, यहाँ पर अटेंशन होता है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट होता है। तो जो अटेंशन होता है ये मिड पर देखिए सबसे ज़्यादा हाई पीक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हाई दिखता है, यानी कि एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व, एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अटेंशन, यानी इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर होगा एट द पीक ऑफ अराउजल कर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मोस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, परीक्षण परिणामों में दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष में एक व्यक्ति का स्थान किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी हाउ पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू अदर इंडिविजुअल्स इज लिस्टेड इन टेस्ट, स्टैंडर्ड स्कोर के द्वारा, ऑब्टेन्ड स्कोर के द्वारा, नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज के द्वारा, न नंबर ऑफ आइटम्स आंसर्ड के द्वारा। यहाँ पे पूछा है परीक्षण परिणामों में दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष एक व्यक्ति का, यानी कि दूसरे व्यक्तियों का, मान लीजिए दूसरे व्यक्तियों का एक स्टैंडर्ड स्कोर डिसाइड कर दिया गया। जैसे आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो एक नॉर्म्स डिसाइड कर दिया जाता है, इतने परसेंट से जो नीचे होते हैं वो उस नॉर्म्स के नीचे के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, दूसरे व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तो वो आपका जो रॉ स्कोर होता है उसके बेस पे देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर यही लिखा है एक व्यक्ति का स्थान किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो ऑब्टेन्ड स्कोर्स इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। जो ऑब्टेन्ड स्कोर है पर्टिकुलर कैंडिडेट का वो उसके सापेक्ष जो है नॉर्म्स के सापेक्ष या स्टैंडर्ड स्कोर के सापेक्ष दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था स्मृतिहीनता अनुभवों को याद करने की अयोग्यता है, यानी इन्फेंटाइल एमनेशिया इज द इनेबिलिटी टू रिमेंबर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, बी है फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, सी है फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, डी है फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी शुरुआत के जन्म के 2 से 3 साल जो होते हैं इन्फेंटाइल एमनेशिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सामाजिक प्रेरकों में क्या सन्निहित है, यानी व्हाट इज इन्वॉल्व इन सोशल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल बैलेंस, सोशल बैलेंस, फीलिंग अबाउट सेल्फ अदर्स एंड रिलेशनशिप, फीलिंग अबाउट रिलेशनशिप्स ओनली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, जो हमारे सोशल मोटिव्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स अबाउट सेल्फ अदर्स एंड अदर रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपकी स्क्रीन पर, कार्य और भविष्यलक्षी कार्मिकों में सर्वोत्तम उपयुक्तता उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो, यानी क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये कह रहा है टू प्रोड्यूस बेस्ट फिट बिटवीन जॉब एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, यानी कि बेस्ट पर्सन ढूंढना जॉब के लिए, ये आर बेस्ट सूटेबल फॉर द जॉब या विल एंजॉय देयर वर्क, यानी कि ऐसे इंसान को ढूंढना होता है जो उस जॉब के लिए बेस्ट फिट हो, बिल्कुल सही बात है, और जो अपने काम को एंजॉय करते हुए करे, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान उन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं किनको, जो जॉब के लिए बेस्ट फिट हो और अपने जॉब को एंजॉय करे, यानी बोथ ऑप्शन जो है इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, प्रत्येक 6 महीनों में दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक के पास जाने वाला व्यक्ति आबद्ध है। ऑप्शन ए हेल्प प्रोटेक्टिव बिहेवियर, बी है कंपल्सिव बिहेवियर, सी है मॉडलिंग ऑफ पेरेंटल बिहेवियर, डी है बिलीफ इन डिके ऑफ टूथ। तो देखिए जो रेगुलर चेकअप की अगर यहाँ बात हो रही है, रेगुलर डेंटल चेकअप की एवरी 6 मंथ पे, तो ये एक डेली रूटीन में आ जाता है या रेगुलर रूटीन का पार्ट है। तो इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, यानी वो इंसान अपने हेल्थ को लेकर, अपने दांतों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये बार बार हर 6 महीने पे जांच के लिए जाता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। बाकी देखिए आयोग क्या आंसर की में देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंख की चिड़ियाएँ एक साथ झुंड बनाती हैं, यह कथन निरूपित करता है। समानता का नियम, निरंतरता का नियम, सी है समीपवर्तीता का नियम, डी है सामान्य मंडल का नियम। तो देखिए जो बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये समानता का नियम ऑप्शन नंबर ए जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यह कथन क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, समानता के नियम को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके स्क्रीन पर, सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं,
वाई कम्युनल रियॉट सकर। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए है इसमें अवेयरनेस ऑफ टेनेट्स ऑफ रिलीजन, कॉन्टैक्ट बिटवीन रियोटिंग ग्रुप्स, सी है रिप्रेशन ऑफ एंटी सोशल टेंडेंसी, डी है इग्नोरेंस अबाउट पीपल। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं अपना स्थान रखते हैं और चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्ट कन्फ्यूजिंग होते हैं। देखिए धर्म के सिद्धांतों पर की बात करें, जहाँ धर्म सांप्रदायिक दंगे की बात आती है, धर्म आ जाता है। जैसे इंडिया में देखिए हिंदू मुस्लिम की जैसे ही बात होती है तो ऑटोमेटिक जो है सांप्रदायिक दंगे की भावना भड़क उठती है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। डी है दंगा करने वाले समूहों में संपर्क, ये भी है माइन्यूट सा कहीं ना कहीं सही है। सी ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसका सही होने के चांसेस हैं। रिप्रेशन ऑफ एंटी सोशल टेंडेंसी, यानी कि एंटी सोशल टेंडेंसी को दबाए रखना और एक न एक दिन वो कभी न कभी फूटता रहता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है। व्यक्तियों के बारे में अज्ञानता जो डी है ये भी कह सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट रोल इसका यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61, किस समय संबंधी प्रतिमान में अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में, बैकग्राउंड कंडीशनिंग में, ट्रेस कंडीशनिंग में या डिले कंडीशनिंग में? देखिए सबसे पहले बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये आईपी पेवलोव की थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वहाँ से इस क्वेश्चन को दिया गया है। इसमें जो कंडीशनिंग के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, ये 4 प्रकार ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसमें जो डिलेड कंडीशनिंग होता है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर है, जो कि 0.5 सेकेंड के डिले के साथ इसमें जो है कि स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 0.5 सेकेंड का डिले होता है कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच का, यानी यूसीएस और सीएस के बीच का, यानी फूड और घंटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस, वो आपका लगभग 0.5 सेकेंड होता है। और उसी में जो है कि बेस्ट ये कंडीशनिंग मानी जाती है, मानी गई है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आईपी पेवलोव। बाकी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में सीएस यूसीएस एक साथ प्रेजेंट कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में एक सीएस को पहले यूसीएस को बाद में, और ट्रेस कंडीशनिंग में काफ़ी देर बाद प्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिलेड कंडीशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई 2 अवस्थाओं को पढ़िए। ठीक है, परिकल्पना के प्रथम भाग में पूर्ववर्ती दशाओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एंटीसीडेंट कंडीशन आर प्रेजेंटेड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, काफ़ी हद तक सही बात है। सेकंड है कंसिक्वेंट कंडीशंस आर प्रेजेंटेड इन सेकंड पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जो कंसिक्वेंट कंडीशन होती है उसको बाद में प्रेजेंट किया जाता है, काफ़ी हद तक ये भी बात सही है। तो इस तरीके से क्या है कि ऑप्शन सी जो है बोथ 1 और 2 इसका हम कह सकते हैं सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आयोग देखिए क्या आंसर को सही ठहराता है, उसके ऊपर है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस साइकोलॉजी के जो 17 अगस्त का आपका पेपर हुआ था उसको सॉल्व किए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न है या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाते रहिए। थैंक यू सो मच। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आंसर की आयोग की जो भी आए उसी को सही आंसर माना जाएगा। हम लोग केवल यहाँ पर क्या है प्रॉक्सिमिटी कर रहे हैं, केवल सही आंसर की परिकल्पना कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।